तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 10 और विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो अर्थशास्त्र का, जिसका एक नया नाम है अर्थशास्त्र का, जो अभी नई पुस्तक आई है आर्थिक विकास की समझ, ये उसका एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा नाम है और संक्षिप्त में अपन उसे अर्थशास्त्र के नाम से ही समझते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका जो अध्याय 4 है, और लॉकडाउन के पहले इस अध्याय 4 की कुछ हिस्सों पर अपन चर्चाएं, कुछ टॉपिक पे चर्चाएं अपन कर चुके थे। तो फिर भी हम इस अध्याय को शुरू से ले रहे हैं और शुरुआत से ही इस अध्याय को हम समझेंगे। और ब्लूप्रिंट में जो इस अध्याय के बारे में अंकों का विभाजन दिया गया है वो 3 अंक, इस अध्याय से 3 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 नंबर का होगा। अब सही जोड़ी से हो सकता है, खाली स्थान से हो सकता है, सत्य असत्य से हो सकता है या फिर विकल्प हो सकता है। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो संक्षिप्त उत्तर होगा, यहां से पूछा जा सकता है। दीर्घ या बड़ा निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना इसमें बहुत ही कम है। तो फिर भी अपन इस अध्याय का एक पूरा सारांश देखते हैं कि आखिर जो अध्याय 4 है अर्थशास्त्र का, इस अध्याय 4 का जो शीर्षक है नई पुस्तक के अनुसार वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैसे पुरानी पुस्तक में केवल वैश्वीकरण ये एक अलग यूनिट थी और अर्थव्यवस्था ये अलग यूनिट थी। ये जो यहाँ 2 शीर्षक इकट्ठे बताए गए नई पुस्तक में, पुरानी पुस्तक में दोनों ही शीर्षकों को अलग अलग यूनिट में दिया गया था। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र खंड से जो अध्याय 4 है जिसका शीर्षक है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम समझेंगे वैश्वीकरण के ऊपर हमारी चर्चा होगी, वैश्वीकरण आखिर क्या है। तो सबसे पहले तो आप समझें, वैश्वीकरण व्यापार की एक व्यवस्था है। व्यापार अर्थात एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जो आदान प्रदान क्रय विक्रय कर रहा है, तो ये जो पूरा एक बना हुआ व्यापार की एक क्रिया है, इसी से संबंधित ये शब्द लिया गया है, इसको अपन समझेंगे। तो आइए पहले अपन देखते हैं वैश्वीकरण से आशय, अर्थात ये जो वैश्वीकरण है ये है क्या, इसका हम अर्थ कैसे लगाएं, धर्म के क्षेत्र में लगाएं, समाज के क्षेत्र में लगाएं, राजनीति के क्षेत्र में लगाएं, या फिर अलग अलग जो मानव के क्षेत्र हैं, आखिर ये शब्द किस ओर इशारा कर रहा है। परिभाषा में हमने लिखा है कि जब विश्व के सभी देश, और हम पहले भी बता चुके हैं कि वैश्वीकरण व्यापार से संबंधित एक क्रिया है, व्यापार से संबंधित एक शब्द है, जो व्यापार अर्थव्यवस्था है। तो इसकी परिभाषा में हम देखते हैं, जब विश्व के सभी देश व्यापार की उदार नीतियों को अपनाते हैं। उदार नीति का आशय होता है जब किसी भी देश के व्यापार पर कोई अवरोध पैदा न किया जाए, उस पर कोई बाधा उत्पन्न ना की जाए, ना किसी राष्ट्र को रोक टोक की जाए। आप अपने राष्ट्र की निर्मित वस्तुएं इस देश में नहीं बेचेंगे, हम आपके राष्ट्र में नहीं बेचेंगे। तो जब ऐसी बाधा ना हो, उदार शब्द का आशय होता है जो किसी के मार्ग में बाधा उत्पन्न ना करे, वही उदार होता है। तो उदार नीतियों को अपनाते हैं जिससे संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है। अर्थात जब विश्व के सभी देश इस बात से सहमत हो जाते हैं कि हम किसी भी राष्ट्र के व्यापार में कोई दखलंदाजी पैदा नहीं करेंगे, कोई भी राष्ट्र हमारी सरजमी पर हमारे नियम शर्तों के अनुसार व्यापार कर सकता है। फिर नीचे की लाइन में लिखा है जिससे संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है। अर्थात जब दुनिया के सभी देश के बाजारों को ये छूट दे दी जाती है, आप किसी भी देश में व्यापार कर सकते हैं, तो सभी बाजारों की एक संरचना बनती है, उनका एक एकीकरण हो जाता है। इसी बाजारों के एकीकरण का नाम ही वैश्वीकरण है। यानी हम एक वैश्वीकरण का संक्षिप्त अर्थ भी लिख सकते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व का एकीकरण।
विश्व का एकीकरण। अब एकीकरण किसी भी क्षेत्र से किया जा सकता है। विश्व का एकीकरण धर्म के क्षेत्र से किया जा सकता है, विश्व का एकीकरण व्यापार के नजरिए से किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक धार्मिक पैराग्राफ ना लेकर के जो चर्चा का विषय है वो व्यापार है, इसलिए इस व्यापार शब्द के आधार पर हम वैश्वीकरण का अर्थ लगाते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व का एकीकरण। कौन सा एकीकरण? जब विश्व के सभी देश व्यापार की उदार नीतियों को अपनाते हैं और संसार के जितने भी बाजार हैं उनका एक एकीकरण हो जाता है। दूसरी परिभाषा में अपन देख सकते हैं कि जब वस्तुओं के आदान प्रदान या उनके विक्रय में कोई राष्ट्र अवरोध पैदा नहीं करता है, इस कारण से वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं सभी देशों में वो एक समान हो जाती हैं और सभी राष्ट्रों में उन वस्तुओं का आदान प्रदान बड़ी आसानी से होने लगता है। इसको भी अपन वैश्वीकरण कह सकते हैं। एक तीसरी परिभाषा भी बताई गई है, वैसे ये पुस्तक में नहीं बताई गई है, जो पुरानी पुस्तकें उसमें इसकी चर्चा की गई है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत और व्यापारिक क्रियाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाता है और भी एक इकाई के रूप में कार्य करने लगती है। संक्षिप्त तौर पे हम समझें कि वैश्वीकरण एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण विश्व को यह स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी राष्ट्र में व्यापार कर सकते हैं, व्यापार के माध्यम से उस देश में पूंजी का निवेश कर सकते हैं। ये वैश्वीकरण है। अर्थात हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वी शब्द विश्व से या वैश्विक शब्द से लिया गया है और विश्व का आशय होता है संसार। जैसे अभी हम एक उदाहरण सुन रहे हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी है। महामारी का आशय जो बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी होती है उसे महामारी कहते हैं, और वैश्विक अर्थात जिस महामारी ने इस पूरे विश्व को अपनी चपेट में आगोश में लिया है। तो वैश्वीकरण यानी विश्व का एकीकरण, और एकीकरण का आशय होता है खोई हुई या अलग अलग स्थानों पर पड़ी हुई वस्तुओं को इकट्ठा कर देना, उनको एक संरचना का रूप दे देना, ये वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण का अर्थ विश्व का एकीकरण। अब इस कक्षा 10 में हम वैश्वीकरण के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी क्या आवश्यकता है और हमारे जीवन में क्या ये चीज हम महसूस करते हैं, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो अपन एक थोड़ा सा अपने जीवन में एक चिंतन करें। आज हम देखते हैं हमारी सड़कों पर अनेक प्रकार के वाहन चल रहे हैं। आपने मर्सिडीज कार का नाम सुना, BMW नाम सुना, बोलेरो, स्कॉर्पियो, जितने भी परिवहन के साधन अपन लोग देखते हैं और सुनते हैं। और यदि अपन ये देखें कि आखिर ये जो परिवहन के साधन हैं, क्या ये सभी परिवहन के साधन स्वदेशी हमारे देश में ही निर्मित होते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है विदेशी है, क्या हमने इनको विदेशों से खरीदा है? तो हम पाएंगे कि कुछ ऐसे परिवहन के साधन हैं जो हमारे ही देश में निर्मित होते हैं, जैसे महिंद्रा कंपनी, अर्थात महिंद्रा के जितने भी इंजन हैं वो अपने भारत में ही निर्मित होते हैं। अब चर्चा करें हम BMW की, ये वाहन हमारी सड़कों पर चल रहा है, ये कार हमारी सड़कों पर चलती है, लेकिन यह स्वदेशी नहीं, हमारे देश का नहीं है। इसी प्रकार टोयोटा नाम की भी एक कार आती है, ये भी स्वदेशी नहीं है। टोयोटा और BMW ये दोनों ही कारें जापान में निर्मित होती है। इसी प्रकार हमने और फोर्ड ऑटोमोबाइल्स कंपनी का नाम सुना है, काफी हैवी वाहन बनते हैं, ये भी हमारे भारत की सड़कों पर चलते हैं। ये मेड इन अमेरिका, अमेरिका में ये वाहन तैयार होते हैं और भारत में इनका और विक्रय किया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब कि हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं यूज करते हैं ये पूरी हमारे देश में उत्पादित नहीं होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें विदेशों से आयात करनी पड़ रही हैं या फिर विदेशी कंपनियां इनको बना रही हैं और इन्हें भारत ला करके इनका व्यापार हो रहा है। तो अब कुछ ऐसी वस्तुओं में जो हमारे दैनिक उपयोग में आती हैं, उदाहरण के लिए हम साबुन, मंजन, ये चीजें यूज करते हैं, इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में उत्पादित हो रही हैं और कुछ हम विदेशों से ला रहे हैं। तो कहने का मतलब जो वैश्वीकरण की क्रिया है, इस वैश्वीकरण की क्रिया से आज बाजारों का इतना अच्छा संतुलन बन चुका है
कि जो वस्तु किसी देश में यदि पैदा नहीं भी हो रही है तो उसे हम दूसरे देशों से आयात कर सकते हैं। इसलिए वैश्वीकरण ने आज समाज के प्रत्येक हिस्से को प्रत्येक वस्तु देने का काम किया है। ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें विश्व के सभी देश स्वतंत्र होते हैं व्यापार करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जो चाइना, हमारा पड़ोसी मुल्क चीन है, चीन की कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं, भारत की कुछ कंपनियां चीन में व्यापार कर रही हैं। भारत में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, इजराइल, यहाँ की कंपनियां काम कर रही हैं। भारत भी अपनी कंपनियों से उन देशों में उत्पादन और बिक्री संबंधी कार्य कर रहा है। तो ये सुविधा है कि जो चीज़ें हमारे देश में नहीं हैं वो हमें दूसरे देशों से हम खरीद रहे हैं और उनका आयात कर रहे हैं। जो चीज़ें दूसरे राष्ट्रों के पास नहीं हैं वो वस्तुएं उन्हें हम निर्यात कर रहे हैं। तो ये इतनी बढ़िया संरचना है कि इससे बाजारों का संतुलन बना हुआ है। किसी वस्तु को और ये नहीं कहा जा सकता है कि यदि ये वस्तु हमारे देश में नहीं है तो हमें प्राप्त नहीं होगी। वैश्वीकरण ने वो आज़ादी दी है हमारी सरकार को कि हम दूसरे देशों से वस्तु का आयात कर सकते हैं। अब इसके बाद है कि वैश्वीकरण की ये जो क्रिया है जो हमें हमारे बाजारों को, विदेशी निवेशकों को अपने यहाँ पर आमंत्रित करती है व्यापार के लिए। तो आखिर इस क्रिया को कब से भारत में लागू किया गया और वैश्वीकरण को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? वैश्वीकरण को ये जो प्रोत्साहन मिल रहा है ये क्यों प्रोत्साहन मिल रहा है? अर्थात हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक, ये हमारी हेडिंग है। ये जो वैश्वीकरण की क्रिया है इसको प्रोत्साहन क्यों दिया गया है? आज हमारे देश में और मान के चलें तो 146 राष्ट्र भारत में व्यापार कर रहे हैं। कुछ वस्तुएं बनाकर व्यापार कर रहे हैं और कुछ राष्ट्रों ने यहाँ पर भारत सरकार से एक अनुबंध के द्वारा, अनुबंध कहा से करार के द्वारा यहाँ पर कंपनियां खड़ी की हैं, यहाँ वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं और उस निर्माण के द्वारा, व्यापार के द्वारा मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। तो इस प्रकार आखिर यदि हम ये कहें कि वो ऐसे कौन से तत्व या कारक हैं जिन्होंने इस क्रिया को गति दी है, बल दिया है, तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जैसे पहली लाइन में हम लिखते हैं तकनीकी ज्ञान का विस्तार। अच्छा, क्या ये वैश्वीकरण की क्रिया पहले भी चल रही थी या फिर हाल ही के कुछ वर्षों में इसका उदय हुआ है? तो एक बात बताएं, आप लोग जानते हैं कि 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश दासता के द्वारा, और इस देश पर एक कठोर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ पर विदेशी सत्ता के द्वारा शासन किया गया। तो 1947 तक तो हम इस चीज को सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे देश में रही होगी। हाँ, आजादी के बाद सन 1995 में एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, और इसका निर्माण हुआ था 1995 में। मान के चलिए आपकी वार्षिक परीक्षा का 1 नंबर का क्वेश्चन है, शायद विकल्प में आपसे यही पूछा जा सकता है, विकल्प या खाली स्थान में पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, और उसमें आपको 4 सनें दी जा सकती हैं, 85, 95, 96 या फिर 99। तो आप ध्यान रखना 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। शायद बहुत ही मोस्ट विकल्प है, खाली स्थान जोड़ी कहीं भी पूछा जा सकता है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि इस अध्याय से आपका एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहना है और 2 नंबर का एक अति का प्रश्न रहना है। टोटल 3 अंक का ये आपका अध्याय है। तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई
और जब ये बहुत बड़ी संस्था बन जाती है तो इस संस्था में 146 देश इस संगठन से जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब 146 देशों को ये बात पसंद है कि हम इस संगठन से जुड़ेंगे और हम किसी भी देश में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे राष्ट्र में कोई व्यापार कर सकता है और हम भी किसी भी राष्ट्र में व्यापार कर सकते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई, 2006 तक इस संगठन में 146 देश जुड़ चुके हैं, जो ये स्वतंत्रता देते हैं कि व्यापार हम उनके यहाँ, वो हमारे यहाँ कर सकते हैं। तो 1995 के पहले भारत में वैश्वीकरण की क्रिया नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारी सरकार ने आयात पर प्रतिबंध लगा रखा था। हमारे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि हम विदेशों से सब कुछ खरीद सकें। इसलिए हमारी सरकार ने कुछ जरूरी चीजें, जिसमें उर्वरक, मशीनरी, पेट्रोलियम पदार्थ, केवल 1995 तक ये चीजें हम विदेशों से खरीद रहे थे और ज्यादातर हमारी सरकार निर्यात पर जोर दे रही थी कि हम विदेशों को ज्यादा से ज्यादा बेचें। 1995 में जब इस संगठन की स्थापना हुई और भारत भी इसका सदस्य बना, तो वहां से हमारे देश में वैश्वीकरण की क्रिया को बल मिला। लेकिन बल कैसे मिला? हमने यहाँ हेडिंग में लिखा तकनीकी ज्ञान का विस्तार। जैसे ही भारत में तकनीकी ज्ञान का विस्तार हुआ, तकनीकी ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? जिसमें आपका इंटरनेट है, मोबाइल है और अच्छे अच्छे परिवहन के साधन हैं, बाजार की अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, है ना। तो जब ये चीजें भारत में हो जाती हैं, यानी तकनीकी ज्ञान का विस्तार, जब भारत में तकनीकी ज्ञान का विस्तार होता है, लोग इंटरनेट के माध्यम से विश्व के बड़ी बड़ी बाजारों से जुड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो बाजारों की क्रिया है इसको समझते हैं। तो कहीं ना कहीं, और जब भारत के लोग तकनीकी ज्ञान से जुड़ते हैं तो तकनीकी ज्ञान का भारत में विस्तार होता है और हमारे देश के कुछ बड़े बड़े पूंजीपति इस तकनीकी ज्ञान के सहारे इस वैश्वीकरण की क्रिया से जुड़ते हैं, संपर्क रखते हैं और भारत में धीरे धीरे वैश्वीकरण को बल मिलता है। अच्छा, अब दूसरा कारण अपन देखें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय, और शायद आपके 2 नंबर का उत्तर यहां से भी मिल सकता है, जो कि अभी हमने बताया था कि आप थोड़ा इसको ध्यान कर लेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। और मान लो कि ये 1 नंबर का मोस्ट क्वेश्चन आपका ही रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इस प्रश्न से शायद अति का प्रश्न 2 नंबर का, जिसको अपन संक्षिप्त प्रश्न भी कहते हैं, ये पूछा जाना है। तो पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शब्द है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। प्रश्न में अक्सर पूछा जाएगा और जो पुरानी पुस्तक पहले चलती थी, ये प्रश्न बार बार आता भी था वार्षिक परीक्षा में। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि पुस्तक की बदलने से प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। और आज भी ये प्रश्न अपनी वही जगह और वही वजन बना के चल रहा है जैसा कि पहले इसका वजन था। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों, इसको अभी छोड़ दें का होता है, पहले हम समझे बहुराष्ट्रीय कंपनी आखिर है क्या। तो एक ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों में उत्पादन और बिक्री संबंधी कार्य करती है, ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ऐसी कंपनी या ऐसी फैक्ट्री जो 2 या 2 से अधिक देशों में उत्पादन और बिक्री से संबंधित कार्य करती है, ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। तो इस प्रकार वैश्वीकरण की क्रिया को जन्म देने वाला दूसरा कारण बनता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय। अर्थात जब विश्व में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का उदय होगा, संस्थाओं का उदय होगा, जिन्होंने 2 या 2 से अधिक देशों में उत्पादन संबंधी कार्य किया, उत्पादन के साथ साथ वहां पर उन्होंने अपनी बिक्री भी बढ़ाई इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने। तो धीरे धीरे जब अन्य कंपनियों ने भी ये चीज देखी कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 1 से अधिक देशों में अपना उत्पादन और बिक्री संबंधी कार्य कर रही हैं, तो इसी होड़ में बहुत सारी कंपनियों का निर्माण होता गया और धीरे धीरे ये क्रिया एक देश से स्टार्ट हुई और आज पूरे विश्व में ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण है ये लगातार अभी भी जारी है। अच्छा,
अब बहुराष्ट्रीय कंपनी में हमें किसका नाम लिख दें? उदाहरण के लिए अभी आप एक नया नाम सुन रहे हैं, निसान। निसान एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, 4 पहिया वाहन बना रही है, और आप लोगों ने कई बार आईपीएल में या किसी भी विश्व कप में इस निसान को देखा होगा। जो निसान की गाड़ी अक्सर है मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज के लिए दिखाई देती है, उसके आगे लिखा रहता है निसान। ये भी एक विदेशी कंपनी है ना। तो एक निसान हो गई। एक कंपनी है आपकी डाबर। डाबर का बहुत सारा सामान आता है। इसी प्रकार मोबाइल में अपन उदाहरण लेते हैं, ओप्पो लिखते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एक राष्ट्र में नहीं चल रही हैं। इन्होंने अपना व्यापार लगभग विश्व के ज्यादातर देशों में फैला रखा है, और हर राष्ट्र में इनकी कंपनियां चल रही हैं। अब कंपनियां तो लाखों करोड़ों हो, सभी का नाम लिखना और उतना आवश्यक नहीं है और संभव ही नहीं है ना। तो वैश्वीकरण की क्रिया को बल देने वाला या फिर प्रोत्साहित करने वाला ये दूसरा कारण था बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय। इसमें आप ये परिभाषा जरूर देख लेना। ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन और बिक्री से संबंधित कार्य करती हैं, इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। अब हम आते हैं तीसरी हेडिंग पर। वैश्वीकरण की क्रिया को प्रोत्साहित करने वाला जो तीसरा कारण है वो है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का आशय क्या होता है? कंपटीशन। और प्रतियोगिता प्रत्येक क्षेत्र में होती है। कृषि कार्य में प्रतियोगिता, शिक्षण कार्य में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार में, बाजार में, है ना। लगभग देशों के बीच में प्रतियोगिता, 2 मित्रों के बीच में प्रतियोगिता, 2 किसानों के बीच में प्रतियोगिता, यानी एक कंपटीशन। तो आज दुनिया के सभी देश और उन देशों के सभी बाजार एक दूसरे से इतनी प्रतियोगिता रख रहे हैं आगे निकलने के लिए। जब हमारे देश में व्यापार का स्तर बढ़ेगा, ज्यादा होगा, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी वस्तुएं बनाएं, लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी वस्तुएं खरीदें, तो ये प्रतियोगिता भी वैश्वीकरण की क्रिया को आगे बढ़ा रही है। आज सभी कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार के माध्यम से अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता बता रहे हैं। सभी देश अपने देश की कंपनियों का खुलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन कंपनियों की टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, और पूरी सहायता दे रहे हैं। तो एक प्रकार से सभी राष्ट्र के बाजारों के बीच में ये जो एक कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना बनी हुई है, इसने भी वैश्वीकरण की क्रिया को बल दिया है। चौथी हेडिंग, हाँ, वैश्वीकरण की क्रिया को प्रोत्साहित करने वाला या बल देने वाला चौथा कारण है विदेशी व्यापार। और विदेशी व्यापार क्या है? तो जैसे अभी एक परिभाषा आपने यहाँ पर पढ़ी थी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, अब हम देखते हैं विदेशी व्यापार क्या है। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आयात करता है और बदले में उस राष्ट्र को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं देता है, तब 2 देशों के बीच में होने वाले इस व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम देख सकते हैं कि जब कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से आयात निर्यात के संबंधों को निर्मित करता है या कुछ वस्तुएं आयात करता है, बदले में दूसरे देश को वस्तुएं निर्यात करता है, तो देशों के बीच में आयात निर्यात की इस प्रक्रिया को विदेशी व्यापार कहते हैं, है ना। और विदेशी व्यापार के माध्यम से भी राष्ट्रों का आर्थिक विकास होता है। जैसे भारत सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं करता है, हम कुछ वस्तुएं विदेशों से आयात करते हैं। आपने भी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि ज्यादातर मशीनरी है, पेट्रोलियम है, रक्षा सामग्री है हमारी मिलिट्री आर्मी के लिए, और कई ऐसे कपड़े हैं जो हमारे देश में निर्मित नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसी सामग्री हम विदेशों से आयात करते हैं। एक चीज सबको ही जानता है कि डीजल पेट्रोल हम ज्यादातर अरब देशों से आयात करते हैं, जिसमें इराक है, ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इनसे खरीदते हैं। और बदले में कुछ चीजें हम बेचते हैं जो हमारे देश में अत्यधिक मात्रा में है, जलवायु के कारण वो चीजें हमारे देश में पैदा होती हैं। जैसे सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल, कुछ ऐसे खनिज संसाधन जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो ऐसी चीजें हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं।
तो यहीं से हम समझें कि जो वस्तुएं भारत में नहीं थी वो हमने सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान से खरीदी। अब जो उनके पास नहीं था और वो वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में है तो हम उनको कुछ निर्यात कर रहे हैं। तो ये जो दो देशों के बीच में आयात निर्यात का एक संबंध, एक क्रिया बनी हुई है, इसी का नाम विदेशी व्यापार है। तो इसी विदेशी आज लगभग लगभग सभी राष्ट्र दूसरे देशों से अपना एक संबंध बना के चल रहे हैं, उन्हें वस्तुएं बेच रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं, जिसका नाम विदेशी व्यापार है। और इसी विदेशी व्यापार ने वैश्वीकरण की क्रिया को बल दिया है। तो यहाँ पर ये 4 कारण थे, है ना, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले, प्रोत्साहित का से उनको बल देने वाले ये 4 कारण, जिसमें तकनीकी ज्ञान का विस्तार, लगातार दुनिया आगे बढ़ रही है, तकनीकी साधन और सभी देशों में बनाए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार हो चुका है इन चीजों का। तो तकनीकी ज्ञान के विस्तार ने भी वैश्वीकरण को बढ़ाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं जो कई राष्ट्रों में एक साथ व्यापार कर रही हैं। जैसे आपने गूगल का नाम सभी कोई जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो गूगल भी एक ऐसी कंपनी है जिसका लगभग लगभग जो ट्रांजैक्शन है, व्यापार है, दुनिया के सभी राष्ट्रों में फैला हुआ है। इसी प्रकार प्रतियोगिता तीसरी हेडिंग थी, अर्थात दुनिया के सभी देशों के बीच में कंपटीशन है व्यापार को लेकर के, कि ज्यादा से ज्यादा विकासशील देशों में हम व्यापार करें, हम फायदा कमाएं। आपने एक चीज और कक्षा 8 में पढ़ी थी कि भारत में जब ये 4 यूरोपीय जातियां आई थी तो सभी जातियां चाह रही थी कि भारत में ज्यादा से ज्यादा हम व्यापार करें, यहाँ का धन हम प्राप्त करें। तो इसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये चारों आपस में झगड़ रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा भारत से हमें लाभ कमाना है। और इसी आपसी कंपटीशन और प्रतियोगिता के कारण ये चारों जातियां आपस में झगड़ी और धीरे धीरे इनका पलायन हुआ और एक ही जाति बचती है। तो आज भी वही क्रिया चल रही है, केवल बलपूर्वक नहीं किसी को लूटा जा रहा है, बाकी व्यापार के माध्यम से। और लगभग सभी देश प्रयास करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित करें। चीन दुनिया के एक ऐसा देश है जिसका लगभग सभी राष्ट्रों में एक जबरदस्त व्यापार चलता है, यहाँ तक कि हमारे भारत से भी 6000 करोड़ रुपए सालाना ये चीन का व्यापार हमारे देश में इतना फैला हुआ है। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी मुद्रा हम चीनी सरकार को प्रत्येक वर्ष देते हैं। हालांकि कुछ वस्तुएं चीन हमसे भी खरीद रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा व्यापार में उसका कुछ ज्यादा हिस्सा है। इसी प्रकार हम भी नेपाल से विदेशी व्यापार कर रहे हैं। और चौथा कारण था हमारा विदेशी व्यापार। अच्छा, आज के लिए इतना ही रहेगा। अब इस अध्याय में अभी आपको 2 चीजें और पढ़ाई जाएंगी और वो चीजें आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएंगी। तो अभी इस अध्याय में शेष है, आप ये ना समझे कि इस वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर हो गया। अभी अध्याय आपका 50% हुआ है, 50 अभी शेष है। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसकी हेडिंग होगी और वैश्वीकरण से लाभ, अर्थात इस क्रिया से दुनिया को क्या लाभ है, हम आप जो एक आम आदमी हैं हमें क्या लाभ है। और हमारी दूसरी हेडिंग रहेगी, इसमें भी आपको 4 लाभ बताए जाएंगे कि वैश्वीकरण से दुनिया को ये कौन सी चीजें, कौन से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और फिर आपको दूसरे नंबर पे बताया जाएगा वैश्वीकरण से हानियां। ठीक है, इस वैश्वीकरण की क्रिया से क्या लाभ ही लाभ हैं या फिर कुछ हानियां भी हैं। तो जब हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कुछ हानि भी है और समाज के सभी वर्गों को इसमें लाभ नहीं है। और ज्यादातर इसमें जो अच्छी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, मजबूत देश हैं, उनको ज्यादा लाभ है, जबकि जो पिछड़े हुए देश हैं उनको बहुत ज्यादा इससे घाटा है, हानि है। तो अगले वीडियो में आपको ये 2 चीजें और भी बताई जाएंगी। ये आपकी कक्षा का जो सामाजिक विज्ञान का पहला वीडियो था, प्रयास किया गया है समझाने का, आप वीडियो देखें। और सबसे बड़ी बात, अपने विद्यालय का जो चैनल है श्री मढ़ेश्वर हायर सेकेंडरी विद्यालय बेली के नाम से, देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, संख्या बढ़ाना है सब्सक्राइब करने की, दूसरों को भी बताएं आप जो नहीं जान रहे हैं। और अगले वीडियो में आपको इस अध्याय की और आगे की चर्चा की जाएगी। समझने का प्रयास करें और जहां भी दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, वीडियो बनाने का तरीका सही ना लगा हो, आवाज़ सही ना आ रही हो, बोर्ड आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो, आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, और
वीडियो को ज़रूर देख लें आप। देखने के बाद जो भी आपको कमी दिखे उस पे आप संपर्क करके, हाँ और बड़ी बात, इस अध्याय के कल हमने 4-5 क्वेश्चन आपको लिख करके PDF के माध्यम से भेजे थे। बहुत से लोगों ने देख लिए हैं, लिख भी लिए होंगे, और जिन लोगों ने ना लिखे हों वो लिख भी सकते हैं। लगातार प्रयास अपना ये रहेगा कि जितने भी पार्ट छूट गए हैं, पहले अपन जिन अध्याय से 6 अंक, 5 अंक, 4 अंक और 3 अंक, इतने अंकों तक के पाठ अपन वीडियो के माध्यम से देखेंगे, वीडियो के माध्यम से लिखाई भी करवा देंगे। इसके बाद भी और दिक्कत आती है और कुछ छूटा हुआ है जो मोस्ट है और जहाँ से ज़्यादा प्रश्न है या ज़्यादा अंकों के प्रश्न आना है जिस अध्याय से, तो उनको भी अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बढ़िया अध्ययन करें, अपनी तैयारी बनाकर रखें। परीक्षा यथासंभव होंगी, अपनी निर्धारित तिथि पर होंगी। पढ़ाई में कोई कमी न छोड़ें आप, और एक ऐसी तैयारी करें कि जिस तैयारी से हमें एक वास्तविक मंजिल और